गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 5 सितंबर है शिक्षक दिवस, इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम यही मनोकामना करते हैं कि आप जीवन में प्रोग्रेस करते रहो और इसी के साथ साथ आप रेगुलर पढ़ाई भी करते रहो। इसी के साथ साथ हम आज बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है वो एक ताप की अवधारणा पर आधारित है। किसकी? ताप की अवधारणा पर आधारित होता है। उसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, मतलब ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। इस नियम के अनुसार ये होता है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो निश्चित है, ना तो उसको हम क्या कर सकते, नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते। जितनी ऊर्जा है ब्रह्मांड में वो उतनी ही रहेगी। बट डिफरेंट यह है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन ऊर्जा में ना तो ह्रास होता है और ना ही वृद्धि होती है। यह है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत होती है तथा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं तथा न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत होती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, अर्थात न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जो ऊर्जा है वही रहेगी। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं। ऊर्जा क्या है, संरक्षित है, ना नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो ही रहेगी, बट उस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी लैंग्वेज हो गई। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। इस नियम के क्या क्या कथन है, क्या क्या निष्कर्ष हैं, मतलब स्टेटमेंट क्या है इसके।
यहां पे लिख देते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के निष्कर्ष स्टेटमेंट व कथन। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, तंत्र व परिवेश, जिसको हम पारिपार्श्विक भाग बोल सकते हैं, पारिपार्श्विक भाग, पारिपार्श्विक भाग, तंत्र व पारिपार्श्विक भाग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मांड बोल सकते हैं। ठीक है, तंत्र व पारिपार्श्विक भाग की कुल ऊर्जा स्थिर होती है, स्थिर होती है, स्थिर होती है। मतलब तंत्र और पारिपार्श्विक भाग दोनों को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? उनको ब्रह्मांड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का मतलब है तंत्र व पारिपार्श्विक भाग की जो कुल ऊर्जा है, इन दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। चाहे इसकी कम हो तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, इसकी कम होगी तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कुल मिला के क्या रहेगी? इसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे माना कि इसकी 50 किलो जूल है और इसकी 50 किलो जूल है, इसमें कमी आ गई, 40 हो गई तो इसकी बढ़ जाएगी 60। तो कुल मिला के क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। 50 50 100, 40 60 100। ठीक है, 100 होनी चाहिए इस तरीके से। ओके, अर्थात तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है तो पारिपार्श्विक भाग की ऊर्जा में वृद्धि होती है तथा जितनी कमी होगी उतनी ही वृद्धि होगी। जितनी कमी होगी उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक है, यह है बात। जैसे ये कमरा है, एक कमरा वो है, इसमें 4 बॉक्स है, उसमें भी 4 बॉक्स है। ठीक है, इसमें से मैंने एक बॉक्स कम कर दिया और ये बॉक्स वहां रख दिया उसके अंदर, तो वहां कितने हो गए? 5, और यहाँ पे कितने हो गए? 3। मतलब कितने की कमी हुई? यहाँ पे 1 की। वहां पे कितने की वृद्धि हुई? 1 की। मतलब जितनी कमी हो रही है उतनी क्या होगी? वृद्धि। तो तंत्र के अंदर जितनी कमी होगी, ये कमी किस में वृद्धि करेगी? इसके अंदर। अगर यहाँ पे 10 की कमी हो रही तो यहाँ पे 10 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे अगर 1 की कमी हो रही तो यहाँ पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। या इससे उल्टा भी हो सकता है, इसमें भी कमी हो सकती है, या इसके विपरीत भी सत्य है। इसके विपरीत भी सत्य है। मतलब ये तो है ही, इसके साथ साथ इससे उल्टा चलोगे तो भी सत्य होगा। अर्थात अगर इसकी ऊर्जा में कमी आती है तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जितनी कमी होगी उतनी ही वृद्धि होगी। तो उल्टा है, इसमें कमी आएगी तो इसमें वृद्धि, या इसमें कमी आएगी तो इसमें वृद्धि। तो दोनों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं, विलगित तंत्र। विलगित तंत्र कौन सा तंत्र? विलगित तंत्र में पदार्थ या तंत्र बोल सकते हो, पदार्थ या तंत्र के द्रव्यमान व ऊर्जा नियत रहते हैं। बिल्कुल, विलगित तंत्र जिसको हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड। जैसे थर्मस, थर्मस के अंदर गर्म जल डाल दोगे, बंद कर दोगे
है ना, ढक्कन लगा दोगे तो न तो उष्मा बाहर नहीं निकलेगी, न ही पदार्थ की मात्रा चेंज होगी। 1 लीटर लिया है ग्राम जल तो 1 लीटर ही रहेगा अंदर, उष्मा जितनी है उतनी ही रहेगी, मतलब द्रव्यमान ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका विलगित तंत्र। ठीक है, तीसरी बात, ऊर्जा न तो नष्ट होती है तथा न ही उत्पन्न होती है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, या बोल सकते ऊर्जा न तो नष्ट होती है तथा न ही उत्पन्न होती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, या बोल सकते ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट देख लो, निष्कर्ष, हम एक ऐसी शाश्वत, मतलब वास्तविक शाश्वत मशीन नहीं बना सकते जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके। मतलब एक ऐसी मशीन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके, अर्थात कार्य करने के लिए ऊर्जा जरूरी है, कार्य करने के लिए ऊर्जा खर्च होगी। ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते कि जो बिना ऊर्जा खर्च किए बिना ऊर्जा कार्य कर सके। ये कौन कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि हम ऐसी मशीन की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो बिना ऊर्जा के कार्य कर सके, बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट, 4 जो भी है निष्कर्ष हैं आपके, ये कंप्लीट हो गए हैं। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो इसका गणितीय फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप। ओके, देखते हैं इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। माना किसी तंत्र की अवस्था ए में ऊर्जा EA है, जो Q ऊष्मा
अवशोषित करके अवस्था बी में चला जाता है, इस दौरान उसकी आंतरिक ऊर्जा या ऊर्जा बोल सकते हो, आंतरिक ऊर्जा ईबी होगी तथा किया गया कार्य W होगा। अतः परिभाषानुसार, जो परिभाषा थी फर्स्ट नियम की के अनुसार, जितनी ऊष्मा अवशोषित की है उतनी ऊष्मा रहेगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, दूसरे रूप में चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे अवशोषित ऊष्मा कितनी है, Q, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले तो तंत्र बना लेता हूं। A अवस्था से कहां जा रहा है, B अवस्था में। कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, Q। इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, EA। इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो गई, EB। मतलब EA से क्या हो गई, EB बढ़ गई। कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, इतनी। अब ये ऊष्मा किसके तुल्य होगी, एक तो वो राशि कि A से B में जा रहा है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा इतनी थी और इतनी बढ़ गई। अब कितनी बढ़ी, इसमें से इसको घटा दो, एक तो वो। दूसरी बात, यहां से यहां जा रहा है, इस दौरान कितना कार्य किया जा रहा है, उस कार्य में भी क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। और ऊर्जा हम प्राप्त कहां से कर रहे हैं, यहां से प्राप्त कर रहे हैं। कहां से, Q से। तो यहां पे हो जाएगा अवशोषित ऊष्मा बराबर, यह अवशोषित ऊष्मा किस किस के अंदर खर्च होती है, एक तो होती है कार्य में, ए से बी में जा रहा है, उस दौरान कार्य हो रहा है, तो उस कार्य में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कहां से प्राप्त हो रही है, Q से। तो यहां पे हो जाएगा कार्य प्लस, दूसरी बात, इसकी आंतरिक ऊर्जा इतनी है और इतनी हो गई, मतलब पहले 50 थी अब 60 हो गई, तो बढ़ गई। वो किस कारण बढ़ी, इसके कारण। तो कितनी बढ़ी, 60 माइनस 50, मतलब इसमें से इसको घटाओगे इतनी बढ़ेगी। वो ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई, यहां से। तो यहां पे आ जाएगी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन में वृद्धि। कितने की हुई, 50 से 60। यहां पे Q का मान कितना था, 40 था, क्योंकि एक ऊर्जा है तो यहाँ पे 40 था। 40 में से इसकी आंतरिक ऊर्जा 50 10 ग्रहण कर लेती है, 60 ग्रहण हो गया। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में कितने की वृद्धि हुई, 60 माइनस 50 10 की, प्लस कार्य कितना हुआ, बच गई वो ऊष्मा, 40 में से 10 इसके काम में आ गई, बच गया 30। मतलब 30 तो कार्य में खर्च हो गई और 10 उसकी आंतरिक ऊर्जा में, टोटल कितनी आ रही है, 40। ये 40 किसके बराबर है, अवशोषित ऊष्मा। इसका मतलब यहाँ पे जो अवशोषित ऊष्मा है दो रूपों में चेंज हो गई, एक तो कार्य के अंदर और एक आंतरिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो यही है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, रूप चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, चूंकि कार्य तंत्र द्वारा किया गया है, मतलब यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, तंत्र। जब तंत्र कार्य करता है तो कार्य ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि तंत्र कार्य करेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। खुद ऊर्जा खर्च करेगा, जब खुद कार्य करेगा तो खुद की ऊर्जा में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो कमी को किससे शो करते हैं, माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अवशोषित ऊष्मा कितनी है, इसलिए Q बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी की हुई, 50 और 60 10 की हुई, तो इसमें से इसको घटा दो, EB माइनस EA प्लस माइनस W। क्यों माइनस W क्यों लिया आपने, क्योंकि कार्य तंत्र द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं Q बराबर डेल E
माइनस W, ये आ गया समीकरण। अवशोषित उष्मा आंतरिक ऊर्जा माइनस W। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, Q बराबर डेल E माइनस W, ये हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल E बराबर Q प्लस W, यह समीकरण हो गया आपका 1। ये ऊष्मागति की प्रथम नियम का समीकरण है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि W बराबर माइनस P डेल V, ये पढ़ा आपने प्रसार कार्य के अंदर। P क्या है यहाँ पे? P एक्सटर्नल, EXT, तो W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल V, इसलिए ये समीकरण 1 होगा। क्या होगा देखो, डेल E बराबर Q, W की जगह क्या कर दो? माइनस P एक्सटर्नल डेल V, ये समीकरण आ गया 1 और 1 ये आ गया। ठीक है, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। यदि तंत्र में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो क्या होगा देखो। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का मतलब है कि मैं डेली की जगह क्या कर दूं? डेली बराबर क्या हो जाए? DE, क्या हो जाए? डेली बराबर DE। Q बराबर क्या कर दूं मैं? DQ, और डेल V बराबर क्या कर दूं? DV। ये कर सकता हूं। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का मतलब है कि ये राशि लेंगे अपन, DE, DQ, DV और DW। W की जगह क्या कर दूंगा? DW, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं इसको। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न प्रकार होगा। ठीक है, अब देखो निम्न प्रकार होगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ये समीकरण फर्स्ट वाला किस तरीके से परिवर्तन अनंत सूक्ष्म कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा DE बराबर DQ प्लस DW, ये हो गया। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि DW हमने पढ़ा था अधिकतम कार्य के अंदर माइनस PdV, ये पढ़ा था पुण्य, पीछे वाली वीडियो के अंदर देख लेना, मैक्सिमम वर्क अधिकतम कार्य की गणना के अंदर। तो DW की जगह ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए ये समीकरण आपका 2 है, इसलिए समीकरण 2 होगा, इसलिए ये समीकरण 2 होगा। क्या होगा बताओ? समीकरण 2 होगा। क्या होगा? DE बराबर DQ माइनस PdV, ये हो गया। ये समीकरण आपका 3 मान लो या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसको दे दो समीकरण 2 दे दो, इसको दे दो समीकरण 3, है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये उपरोक्त समीकरण क्या है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के समीकरण है। तो मोस्टली आपको समीकरण 1 तो ये देखना है, और एक समीकरण कौन सा देखना है? कौन सा? ये वाला।
तो यहां पे लिख सकता हूं, अतः समीकरण 1 व 3 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय स्वरूप है। ठीक है, गणितीय स्वरूप है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो शर्त है, कंडीशन है, पहला पॉइंट, विलगित तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल ई बोल सकते हैं। ये देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो यहां पे लिख सकते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है प्रथम नियम? चाहे आप ये समीकरण ले लो, चाहे ये वाला ले लो, कोई सा ले लो, एक ही बात है। ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है। तो यहां पे लिख देंगे डेल ई बराबर Q प्लस W, या ले सकते हैं अपन DE बराबर DQ प्लस DW ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। विलगित तंत्र का मतलब है, ओके, चूंकि तंत्र विलगित है, क्या है, विलगित है, और विलगित तंत्र में अवशोषित ऊष्मा का मान क्या होता है, 0। क्यू का मान क्या होता है, 0। यह आपने पहले पढ़ा था सिस्टम के अंदर। तंत्र विलगित है तो अवशोषित ऊष्मा Q या DQ, यह अनंत सूक्ष्म अवशोषित ऊष्मा है या अवशोषित ऊष्मा है, दोनों का मान, तो Q बराबर 0 व DQ बराबर 0। इसलिए यो गया समीकरण 4, यो गया समीकरण 5 और ये 6। इसलिए समीकरण 5 व 6 होंगे। क्या होंगे बताओ? दोनों साथ साथ चल रहे हैं। समीकरण 5 क्या होगा, डेल ई क्यू का मान क्या हो गया, 0। तो यहां पे हो जाएगा डेल ई बराबर क्यू का मान 0 हो गया, तो बराबर क्या बच गया, W, ये आ गया। या हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 6 ले तो DE बराबर DQ का मान क्या हो गया, 0, तो DQ 0, तो ये बच गया DW, ये समीकरण आ गया। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन का मान है ना, वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। तो लिख सकते हैं अतः स्पष्ट होता है कि कार्य का मान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा से ऊर्जा खर्च होती है। मतलब जो कार्य होगा, जो कार्य में जो ऊर्जा खर्च होगी वो कहां से प्राप्त होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा से वो प्राप्त हो जाएगी। अतः तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, अतः तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में
कमी आती है। कैसे आएगी? मतलब जैसे ये तंत्र है, ए अवस्था से कहाँ जा रहा है? बी अवस्था में। क्यों अवशोषित ऊष्मा क्या है? 0 है। ऊष्मा अवशोषित नहीं कर रहा है, फिर भी ए अवस्था से बी में जा रहा है। इसकी आंतरिक ऊर्जा ए है और इसकी बी है। तो ए अवस्था से बी में जा रहा है, तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? ये तो 0 है, तो यहाँ से तो प्राप्त होगी नहीं। ऊर्जा कहाँ से लेगा? तंत्र से लेगा। तो जैसे तंत्र की ऊर्जा प्रारंभ में तो 50 थी, ये ए अवस्था से बी में चला गया, कितनी हो गई? 40। इसका मतलब यहाँ पे कार्य हो रहा है, वो कार्य में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? यहाँ से। कितनी? कार्य में कितनी खर्च हो गई? 10। बच गई वो बी हो जाएगी। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है 50 और 40 कितने का आ रहा है? 10 का। तो ये 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी? कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देख लो, सक्रिय प्रक्रम। सक्रिय प्रक्रम में डीई या डेली या डीई का मान देखते हैं। ए अवस्था से बी अवस्था में और बी से सी में। तो क्या है यहाँ पे? डीई और डेली क्या है? अवस्था फलन है, और अवस्था फलन का मान चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है? 0। ये पहले पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ पे चूंकि प्रक्रम चक्रीय है, चूंकि प्रक्रम चक्रीय है, इसलिए क्या हो जाएगा? डीई बराबर 0 व डेल ई बराबर 0। अतः ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होगा, क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा डीई बराबर, या पहले वाला समीकरण ले लो, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। तो यहां पे डेल ई का मान क्या है? 0। तो ये कर दिया 0। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा वाला अनंत सूक्ष्म वाला, डीई बराबर डी क्यू प्लस डब्लू। तो इसको लिख सकते हैं कैसे? 0 हो जाएगा। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, ये वाला समीकरण ही ले लेते हैं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्यू इधर ले लेता हूं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डब्लू। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लेंगे, तो इसको ऐसे लेंगे, डी क्यू बराबर माइनस डी डब्लू। ये ले लो। ठीक है। तो अतः स्पष्ट होता है कि तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती है। मतलब यहां पे जो कार्य किया जाएगा वो कहां से, कार्य के लिए जो ऊर्जा खर्च होगी वो कहां से प्राप्त होगी? जो अवशोषित ऊष्मा है वो पूर्ण रूप से कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन है आपकी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में कि ये लेंगे तो क्या होगा, और अगर ये कंडीशन लेंगे तो क्या होगा। इस प्रकार ये आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कंप्लीट हुआ। ठीक है, धन्यवाद।